Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathlex by Hashim Zia। बेटा एमसीक्यूज के हवाले से एक नया डेवलपमेंट हुई है। काफी सारे लोग इस पे बात कर रहे थे। मेरा कोई इरादा तो नहीं था, क्योंकि मैंने देखा था बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियोस बना दी थी। तो आई थॉट कि यार इसके ऊपर मैं क्या बात करूँ अब लोगों से। मगर काफी सारे बच्चों ने मुझे then मैसेजेस करे कि सर नहीं, आपकी बात समझ में आती है, सर आप जरा हमें गाइड कर देंगे क्या मेथड है, क्या नहीं है, क्या पैटर्न है और किस तरीके से हम इस चीज को लेके चल सकते हैं। तो भाई देखो, OMR जो शीट है वो कोई नई नहीं है। एप्टीट्यूड एज एन एप्टीट्यूड टीचर हमारे लिए बहुत पुरानी चीज है। नॉर्मली जो एप्टीट्यूड का रिटन टेस्ट होता था वो हमेशा से होता है OMR शीट्स के ऊपर था। ये तो अभी इन लोग नई चीज लेकर आए हैं, ये इंटरमीडिएट बोर्ड के बच्चे के लिए। मगर वरना वैसे जो आपके पास हमेशा से जो एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है वो हमेशा बेटा इसी के ऊपर होता रहा है। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। तो द पॉइंट इज दैट कि बहुत मजे की चीज होती है। बेसिकली एक नई डेवलपमेंट करी है इंटरमीडिएट बोर्ड ने, और वो ये करिए कि अब से जो आपके एमसीक्यूज की कॉपीज होंगी ना, ये एमसीक्यूज की कॉपीज कोई एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली चेक होंगी। जिस मशीन पे चेक होती है उस मशीन को हम कहते हैं OMR स्कैनर या OMR मशीनर भी कहते हैं। तो अब ये एक स्पेशल शीट होती है। बेसिकली होगा ये कि जब जैसे ही आप पेपर देके एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो बंडल्स के बंडल्स बोर्ड ऑफिस जाएंगे और वहां पे एक कंप्यूटराइज एक आपके पास CNC मशीन से डाल दी जाएंगे। जिस CNC मशीन में डाले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इसको वेरीफाई करके चेक कर लेगी सारे आंसर्स को। तो अब जहां पे रिबोर्ट का यूज हो जाता है या जहां पे हमारे पास सिंपल तरीके से एक ऑटोमेटिक CNC मशीन का यूज आ रहा है, तो वहां पे आप कुछ इसकी जो है ना डिमेरिट्स भी होते हैं, इसकी कुछ गलत चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर पता होना चाहिए कि आपने फिल कैसे करना है। अगर किसी बच्चे ने गलत तरीके से फिल कर दिया, अगर किसी बच्चे ने गलत तरीके से अपने पर्टिकुलर आंसर को फिल करने की कोशिश करी, तो ऑब्वियसली बेटा उसको मार्क्स अंडा मिल जाएगा, प्यारा सा। क्या मिलेगा? प्यारा सा अंडा। हालांकि ये पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छी है, एप्टीट्यूड साइड के ऊपर यही पैटर्न हमेशा से फॉलो होता रहा है। जिस जमाने में आपके घर वालों ने कि अगर किसी ने एप्टीट्यूड एग्जाम दिया हो एमकेट का या ईकेट का, उस वक्त से OMR शीट्स वहां पे लागू थी। बट अब तो कंप्यूटराइज टेस्ट हर हो गए हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मजे की चीज होती है ये। अच्छा, इसके अंदर आप फिल कैसे करोगे? ये इंटरमीडिएट बोर्ड ने एक शीट जारी करी थी, वो शीट आपके सामने रख देता हूँ। तो देखो भाई, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? ग्रुप। और आपका जो भी पर्टिकुलर ग्रुप होगा वो पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। अब लेट सपोज आपका ग्रुप प्री इंजीनियरिंग का है, तो आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देना है प्री इंजीनियरिंग। सही है भाई, आपका जो भी ग्रुप है। प्री मेडिकल का प्री मेडिकल लिख दोगे, कॉमर्स का तो कॉमर्स लिख दोगे, कंप्यूटर साइंस का जो भी आपका ग्रुप होगा उसको पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे तहरीर कर दोगे। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ तक की बात, कोई मसला है? अब देखो, आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर आ रहा है ना, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिख देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। देन आपका पेपर का जो भी, मतलब पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो भी पेपर है वो आपको एग्जामिनर बता देगा। डेट वगैरह पे यहाँ पे लिख दी। सिंपल तरीके से आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज किसी बच्चे का सेंटर पड़ा है बहरिया कॉलेज NORE 1। मेरे अपने जमाने में NORE 1 में पढ़ा था, बिकॉज आई वॉज अ डिजेरियन। सो सेंटर नेम यहाँ पे लिख दोगे। आपका आदम जी में पढ़ा है, फातमे में पढ़ा, जहां भी पढ़ा आपका सेंटर, सेंटर नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, एनरोलमेंट नंबर लिख दोगे। एनुअल का एग्जाम दे रहे हो, सप्ली का दे रहे हो, यहाँ पे वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो एक चीज आपको गिवन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, MCQs कोड और ट्रांसक्रिप्ट नंबर को उस शीट में लिखना होगा। अब कैसे लिखेंगे? लेट सपोज मेरे पास एक बंदा है, उसका रोल नंबर आ रहा है 013452। सही है। लेट सपोज मेरे पास ये मेरा रोल नंबर है, मेरे एडमिट कार्ड के ऊपर क्या है? मेरा रोल नंबर है। अब जरा मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा मेरा बेटा। अब जो आपको रोल नंबर लिखना होगा ना, वो रोल नंबर अब आपको इस पर्टिकुलर चीज में फिल करके लिखना है। ये जो आपको कोडिंग गिवन है ना, आपको इसमें रोल नंबर तरीके से लिखना है। अब कैसे लिखोगे? भाई, आपकी जो MCQs की कॉपी होगी वो कोई एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, मशीन चेक करेगी, कंप्यूटर चेक करेगा। कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं होते, कंप्यूटर के पास टची स्टेटमेंट्स नहीं होते। सही है ना? वो आपकी जो है ना 1000 और 500 के नोट चिपका के आ जाओगे MCQs के पेपर पे, अल्लाह के वास्ते पास कर दो, गरीब बच्चा हूँ, वो चमाड़ मारेगा कंप्यूटर और कुछ नहीं करेगा। सही है ना? बहुत से लोग ऐसे काम फरकानियां करते हैं, इसलिए बता देता हूँ। तो अब आपको जो है ना ये MCQs का कोड यहाँ पे लिखना है। अगर आपने कोड गलत लिख दिया मेरा बेटा, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। मैं अगली बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई जो है ना किसी के लिए इमोशंस नहीं होते। तो भाई, इस कोड को फिल कैसे करोगे? बहुत आसान तरीका है। लेट सपोज आपका रोल नंबर क्या है? 013452। सबसे पहले खाने में आपने जीरो के खाने को प्रॉपर्ली फिल करना है। अच्छा, आप फिल करने के लिए, या तो बहुत सारे लोग कह रहे थे बॉल पॉइंट फिल करें, बॉल पॉइंट नहीं, जरूरी नहीं है। आप या तो बॉल पॉइंट लेके चले जाओ, या फिर आप अपने घर वालों से कह के एक पेंसिल मंगवाओ। ये पेंसिल होनी चाहिए 2.5 HB से बड़ी। यानी कि आपके पास जो पेंसिल होता है, कभी आप उस पेंसिल को गौर से देखिएगा, क्या उस पेंसिल के ऊपर रेटिंग क्या लिखी हुई है। अगर तो आपकी पेंसिल की रेटिंग, यानी कि पेंसिल को जब आप देखोगे तो पेंसिल के ऊपर मेरा बेटा 2.5 HP। HB का मीन ये होता है कि पेंसिल कितनी आपके पास हैवी है, कितना उसका कलर डार्क है। तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो मेरा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है, मगर वो पेंसिल 2.5 HB से बड़ी होनी चाहिए, प्लस वाली होनी चाहिए। सो भाई,
अगर मैं आपकी जगह पे होता मैं पेंसिल यूज करता इस तरह की। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई बॉल पॉइंट के अंदर यार सारे लोग बच्चे होते हैं, तो मेरा बेटा बॉल पॉइंट को यूज करने के ऊपर अगर आपने एक दफा कहीं पे भी गलत मार्किंग कर दी, लेट सपोज मेरा 0 रोल नंबर था, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको जो स्कैनर होगा रीड नहीं करेगा। अगर रीड करेगा तो इसको 1 पड़ेगा, 0 नहीं पड़ेगा। तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। तो भाई पेंसिल, मैं आपको सबको हिदायत करूंगा इंस्ट्रक्शंस के अंदर पेंसिल लेके जाएं, मगर पेंसिल 2.5 HB से बड़ी होनी चाहिए। आपको किसी भी बड़ी, आपके पास जो स्टेशनरी की दुकान होगी उससे जाके पेंसिल्स मांगिएगा अच्छी डार्क पेंसिल्स, तो वो आपको दे देगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये पेंसिल्स होती हैं 2.5 HB से बड़ी, 3 HB वगैरह की। तो कम से कम कोशिश करिएगा 3 HB की पेंसिल्स आप मंगवा लें। इंजीनियरिंग ड्राइंग की पेंसिल्स आपको इजीली मिल जाएंगी इस तरह की 3 HB वगैरह की। अच्छा भाई, अब आपको रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल कैसे करोगे, आपका पहला रोल नंबर का डिजिट 0 आ रहा है तो 0 यहाँ पे आपने फिल कर देना है। इस तरीके से फिल करना है कि ये आउटिंग बाहर ना जाए। अब देखो आपके रोल नंबर का दूसरा नंबर क्या है, 1 है, तो 1 के कॉलम में जाके 1 फिल कर दोगे, मेरा बेटा सही है। अब आपके रोल नंबर का तीसरा कॉलम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो देखो 3, अगले डिजिट पे आओगे 3 पे आके फिलिंग करोगे, किस पे करोगे, 3 पे फिलिंग कर दोगे। प्रॉपर तरीके से फिलिंग करनी है, कोई चीज खाली ना रहे। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम्हारे बाहर यहाँ पे भी डॉट लग जाए, यहाँ पे भी डॉट लग जाए। आपको जो मशीन होगी डिस्क्वालीफाई कर देगी आपने हरकत करी तो। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है, तो 4 पे चले जाओ आप। नेक्स्ट नंबर 4 आ रहा है। उसके बाद नंबर क्या आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन पे देखो 5 कहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे आ रहा है, ये 5 आ गया, सही है। उसके बाद आपके पास नंबर क्या है, 2 है, तो 2 पे जाके फिलिंग कर दोगे। क्लियर है मेरा बेटा, तो इस तरीके से आपने ये काम करना है। इस तरीके से आपने ये वाला पर्टिकुलर काम करना है। भाई हम, मेरे पास जो पेपर है इसके अंदर डब्बे छोटे बने हुए, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें डब्बे थोड़े बड़े होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तरीके से फिल कर सकते हो। मैंने क्या आपसे कहा, या तो ब्लैक बॉल पॉइंट को यूज करोगे या फिर आप पेंसिल यूज करोगे, तो आपको बार बार मिटाना होगा। अच्छा, देन आपके पास एमसीक्यूज कोड होगा। अब या तो आपके पास एमसीक्यू कोड इधर न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन है। लेट सपोज आपका एमसीक्यूज कोड 12 है। आपने एक बार रोल नंबर यहाँ पे भी लिखना है और फिर उसको यहाँ पे टैली भी करना है। लेट सपोज आपका एमसीक्यूज कोड क्या है, 12 या 14 है, तो सिंपल तरीके से 1 पे गया, 14 पे गया, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर मुझसे कहा जाता है कि भैया एमसीक्यूज कोड है आपका 4, यानी कि आपका एमसीक्यूज कोड आ रहा है 4, एमसीक्यूज कोड आ रहा है 4, तो 0 से मैंने यहाँ पे टिक करूंगा, 0 के ऊपर मैं यहाँ पे टिक करूंगा, सही है। एमसीक्यूज कोड का आ रहा है 404, 0 मैंने यहाँ से उठाया और 4 मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिया। अब जो मेरी मशीन होगी ना उसको आइडेंटिफाई कर देगी जल्दी से, स्कैनर के ऊपर जाएगा तो आइडेंटिफाई कर देगी भाई इसका आंसर क्या है। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्ट नंबर, लेट सपोज आपके पास गिवन है 9910342, ये आपका ट्रांसक्रिप्ट नंबर लेट सपोज आ रहा है। तो इस ट्रांसक्रिप्ट नंबर को फिल कैसे करोगे, दोबारा लिख देता हूं मैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक बोर्ड की कॉपी पड़ी हुई है सामने, इसका ट्रांसक्रिप्ट नंबर है 9970542, यानी कि जो भी आपको आंसर शीट कॉपी है ना आपकी आपकी इसको थ्योरेटिकल कॉपी है, लेट सपोज आपकी ट्रांसक्रिप्ट कॉपी आ रही है। अब आपने इसको कैसे फिल करना है, देखो सबसे पहले 9 है तो फर्स्ट रॉ में जाओ, 9 के ऊपर फिलिंग करोगे, 9 के ऊपर फिलिंग कर दोगे। सिर्फ बॉल पॉइंट का यूज करना है या डार्क ब्लैक पेंसिल का। अगला नंबर क्या आ रहा है, देखो वो भी 9 आ रहा है, तो उसको भी 9 पे मैंने फिलिंग कर दी। देन मेरे पास क्या है, 7 है, 7 का है मेरा बेटा, ये आ रहा है 7, 7 फिलिंग कर दी। फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 पे फिलिंग कर दी मैंने, सही है भाई। फिर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 क्या है, 1 2 3 4 5, 5 ये होगा, 5 पे फिलिंग कर दी। फिर क्या आ रहा है मेरा बेटा, 4 आ रहा है, 4 पे फिलिंग कर दी। फिर क्या आ रहा है मेरा बेटा, 2 आ रहा है, 2 पे फिलिंग कर दी। तो जब ये चीज चेक होने के लिए मेरे पास बोर्ड्स के ऊपर जाएगी तो एग्जामिनर इसको फौरन से आइडेंटिफाई कर देगा ये क्या चीज है। क्लियर है मेरा बेटा, इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। भाई देखो मेरे पास भी ये पीडीएफ फॉर्म के कन्वर्ट किया हुआ है तो इसलिए आपको ये अजीब सा थोड़ा सा लग रहा है, मगर ये है नॉर्मल, हमने वही फिलिंग करनी है। क्लियर है मेरा बच्चा, इस तरीके से आपने इसको फिलिंग कर देनी है। इस तरीके से आपने क्या करना है, फिलिंग करनी है। रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास आपकी जो फिलिंग होगी ये सर्कल के बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे पास चूंकि डब्बे छोटे हैं तो इसलिए आपको दिख रहा है वो बाहर हल्की हल्की जा रही है, क्योंकि मैं पेंसिल से कर रहा हूं तो बाहर हल्की हल्की मूव कर रही है। बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको प्रॉपर इतना बड़ा डब्बा बना के दिया जाएगा तो ऑब्वियसली फिर आप नहीं जाएगी। अच्छा, अब देखो अब हम एमसीक्यू सॉल्व करने पे चलते हैं। अब लेट सपोज मेरे पास 40 एमसीक्यूज आएंगे यार पेपर के अंदर, तो ये 40 बेसिकली यहाँ पे कॉलम्स होंगे, 40 इस तरह के एमसीक्यूज के आंसर्स होंगे। अब लेट सपोज मेरे पास पहला एमसीक्यूज आ रहा है, अल्लाह भला करे कि भाई फॉर एग्जांपल मुझसे कहता है फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। फर्स्ट तरह का एमसीक्यूज ले लेता हूँ, क्या कहता है, फर्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। लेट सपोज इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, खुदारा आपने वो गलती नहीं करनी। आपने वो गलती क्या नहीं करनी, अच्छा हो सकता है आपको इस ओएमआर शीट के नीचे एक ट्रांसपेरेंट पेपर भी गिवन हो। बेसिकली वो इसलिए गिवन होगा कि आप उस ओएमआर शीट को घर पे ले जाओ ताकि अपने आंसर्स वेरीफाई कर सको, हो सकता है। यूजुअली एप्टीट्यूड साइड पे तो एक ट्रांसपेरेंट शीट गिवन होती है, इंटरमीडिएट वाले शायद ना दें कि आंसर्स कॉपी ना बच्चा कर ले एंड सो ऑन। बहरहाल आप इस चीज को जरा समझिएगा। मेरे पास लेट सपोज फर्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 6, लेट सपोज इसका आंसर है बी। तो आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से
एमसीक्यूज नंबर 1 पे जाना है और ऑप्शन नंबर बी के ऊपर जाके हाईलाइट कर देना है। सही है मेरा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 पे जाके एमसीक्यूज नंबर बी के ऊपर। अगर आपने 1.5 होशियारी करी, आपने ऑप्शन ए भी हाईलाइट कर दिया, सी भी हाईलाइट कर दिया, डी भी हाईलाइट कर दिया, बी भी हाईलाइट कर दिया, और आपने ये समझा कि भाई मेरा बाप तो आइंस्टाइन है और मैंने आइंस्टाइन की लॉजिक अप्लाई करी, चारों हाईलाइट कर दी, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा मशीन शायद वैसे पिक कर लेगी। बेटा अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हाईलाइट होंगे, मशीन आपका पूरा पेपर कैंसिल कर देगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग। एप्टीट्यूड साइट के ऊपर बेटा ये फनकारी बहुत पहले से हो चुकी है, और एज एन एप्टीट्यूड टीचर मैं तो इस चीज को बहुत पुराने अरसे से देख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बात भी बता दी कि पता नहीं बच्चा वहां पे जाके अपने आप को शाहरुख खान की औलाद समझ रहा हो, तो समझता है कि शायद इस तरह भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एमसीक्यू नंबर 15 आ रहा है, आपने 2 3 4 5 6 7 8 9 14 सॉल्व कर लिया, एमसीक्यू नंबर 15 आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 15 आपसे कहता है कि लेट्स सपोज बताओ व्हाट इज दी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। सेकंड ईयर के एमसीक्यूज है। इसका आंसर आपके पास होता है सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, सर्कम सेंटर फॉर एग्जांपल। इसका 15 का लेट सपोज आपके पास ऑप्शन नंबर सी आंसर है। देखो यहाँ पे एक मेजॉरिटी गलती जो बच्चे करते हैं, मैं उस चीज को हिंट आउट करना चाहता हूँ, पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। मेजॉरिटी अवाम पहले क्या करती है, एमसीक्यूज पेपर के ऊपर जो है ना, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, ये सब टिक कर लेती है, और फिर लास्ट के अंदर एमसीक्यूज की शीट को फिल करना स्टार्ट करती है। इसके दो नुकसान होते हैं, इसके फवायद भी होते हैं, बट दो नुकसान होते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा मेरा बेटा, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ एज कम्पेयर टू एनी अदर टीचर। एप्टीट्यूड साइट के ऊपर ये पैटर्न हम बहुत पहले से करवा रहे हैं। इनफैक्ट आज भी आईबी जो अपना पेपर ले रहे हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर ले रहे हैं, ओएमआर शीट के ऊपर लेता है। एनईडी लेता था, नस लेता था, ये सारे कंप्यूटराइज्ड टेस्ट पे चले गए हैं। बहरहाल आज भी आईबीए कराची जो है वो अपना ओएमआर शीट के ऊपर पेपर लेता है। किस तरीके से आपने करना है, लेट्स सपोज देखो 15 का आंसर क्या है, सी है, आपने 15 के ऊपर सी पे टिक कर दिया, सही है। तो एक चीज जो हमेशा आपने ओएमआर शीट को फिल करते हुए अपने जहन में रखनी है, वो सीक्वेंस ऑर्डर है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरा बेटा, ये वीडियो बहुत आपके फायदेमंद है, ना सिर्फ खुद देखनी है बल्कि अपने कोचिंग के कॉलेज के ग्रुप्स में भी शेयर करनी है। सीक्वेंस ऑर्डर में मेजॉरिटी अवाम ब्लंडर कर देती है, बहुत से अवाम इंक्लूडिंग मी। जब मैंने अपना आईबी के पेपर में अपेयर हुआ था, जो बच्चे मेरी पर्सनल लाइफ जानते हैं बेटा, मैं आईबी की बैचेस भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आईबी की मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ आईबी लेवल के ऊपर, और नेक्स्ट लेवल पे तो बहुत से बच्चे जानते हैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आईबी का टेस्ट बेसिकली पास आउट किया हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये कि भाई मुझे आईबीए का पैटर्न बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। कैसे कि भाई आईबीए साइड के ऊपर एक मेजर इशू हमारे टीचर में क्या बताते थे, या मैं अपने शागिर्दों को क्या बताता हूँ कि देखो, हम वहां पे हमारे पास चूंकि टाइम कम होता था, तो पूरे जो पेपर होता था उस पेपर के अंदर पहले सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते थे। यानी कि लेट सपोज अगर आधे घंटे का पेपर है, 40 मिनट का पेपर है, तो स्टार्टिंग के जो 25 मिनट है, 30 मिनट है, उसके अंदर मैंने अपने पूरे एमसीक्यूज के पेपर को सॉल्व कर लिया। फॉर एग्जाम्पल पहले का आंसर बी है, फॉर एग्जाम्पल पहले का आंसर बी है, दूसरे का आंसर डी है, तीसरे का आंसर ए है, चौथे का आंसर फिर बी आ रहा है, पांचवे का आंसर सी आ रहा है, छठे का आंसर आ रहा है डी, सही है, डी, सातवें का आंसर आ रहा है अल्लाह भला करे ए। इस तरीके से लेट सपोज इसी तरीके से आपने शुरू के 40 एमसीक्यूज जो आपको गिवन होंगे, 40 एमसीक्यूज आपने स्टार्टिंग के 25 मिनट में सॉल्व कर लिए। खुदारा फिर 25 मिनट के बाद अपनी राइटिंग स्टॉप करके देन अब जो 15 मिनट्स है इनके अंदर आपने एमसीक्यूज को लाजमी फिल करना है। और एमसीक्यूज फिल करते हुए आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है, सीक्वेंस ऑर्डर। मेजॉरिटी अवाम ये ब्लंडर करके आएगी। मैं आपको आज पेपर से 1.5 महीना 1 महीना पहले बता रहा हूँ, 25 दिन पहले बता रहा हूँ कि आपके जब पेपर स्टार्ट होंगे, अभी 20 दिन के बाद, सॉरी 20 दिन हो गए, आधा महीना हो गया, आधा महीना रहता है, तो 20 दिन पहले मैं आपको बताऊं, सीक्वेंस ऑर्डर में बहुत बड़े ब्लंडर मार के आएगा बेटा। अगर सीक्वेंस आपने गलत लिख दिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट का आंसर बी था, आपने 2 का आंसर बी कर दिया, यानी कि आपने गलती से जस्ट एक क्लिक किया, आपने आगे पीछे कहीं देखने के चक्कर के अंदर, किसी को एमसीक्यू बताने के अंदर, कहीं से पूछने के चक्कर के अंदर आपने 1 के बी की जगह पे 2 के बी लगा दिया, और फिर जो 3 का सी था या 3 का ए था, आपने वहां पे 2 का डी लगा दिया, और इस तरीके से आपकी आंखें चुनिया गई उस वक्त। आप एक चीज को लेके चलते रहे, यानी कि आपने सेकंड एमसीक्यूज को 1 कंसीडर करा, थर्ड को 2 किया, फोर्थ को 5, फोर्थ को थर्ड किया, फिफ्थ को 3 किया, यानी कि आपने एमसीक्यूज का ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। मेरा बेटा ओएमआर शीट आपको कंसीडर नहीं करेगी। ओएमआर शीट समझ जाएगी कि यार आपने आपके जो आंसर है सारे गलत होंगे, सारे आगे पीछे आ रहे होंगे, तो आप डायरेक्टली फेल हो जाओगे। 40 नंबर अगर आपके फेल हो गए तो मेरा बेटा आपका इवन गेट से फिर नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। द पॉइंट इज दैट कि भाई जहां ये मेथड बड़ा आसान है, वहां पे आपने सीक्वेंस को तरीके से, सीक्वेंस को बार बार जब एमसीक्यूज के आंसर टिक कर रहे होगे, वहां पे आपने सीक्वेंस को लाजमी चेक करना है कि भाई अगर आप 4 का आंसर बी लगा रहे हो तो क्या वाकई आपने फोर्थ एमसीक्यूज में बी हिंट किया, नहीं करा। लेट सपोज अगर 7 का आंसर ए है, तो आप बार बार इस चीज को चेक करोगे, बार बार एमसीक्यूज पेपर को देखते हुए, क्या वाकई 7 का आंसर आपने ए लगाया भी या नहीं लगाया। क्योंकि बहुत दफा इसके अंदर मसला ये आता है कि बच्चा आगे पीछे एमसीक्यूज टिक करके आ जाता है, तो अगर आगे पीछे एमसीक्यूज टिक हो गए तो ब्लंडर कर दोगे। तो अब मैं आपको अपनी दो मशहूर जमाना स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, जो नॉर्मली आईबी के बैचेस में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, या फास्ट भी कंप्यूटर पे चला गया, ये कौन सा बचा है आपके पास,
मेरे ख्याल में सिर्फ IB बचा जो पाकिस्तान में इसके ऊपर ले रहा है, या वहां पे आपके पास इस्लामाबाद की एयर यूनिवर्सिटीज वगैरह होंगी, या कराची यूनिवर्सिटी ले रहा है, इनफैक्ट कराची यूनिवर्सिटी ले रहे हैं OMR के ऊपर। बाकी सारे के सारे किस पे ले रहे हैं, इसी ऊपर ले रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर चले गए हैं। तो भाई देखो, आपकी चॉइस है, मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा, बट मैं आपको दो बेहतरीन अपने असूल बताऊंगा। आपकी चॉइस है कि अगर आपने पहला MCQ समझ लिया तो फौरन जाके पहले MCQ पे टिक कर दो। लेट सपोज आपके पास शीट मौजूद है, आपने पहला MCQ पढ़ा, आपको पहला MCQ समझ में आ गया, उसका आंसर मिल गया। आप में से बहुत से, आप चाहो तो जाके साथ साथ भी फिल कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट का आंसर बी, आपने फर्स्ट का आंसर बी लगा दिया। फिर आपने MCQ पेपर देखा, उसमें सेकंड MCQ पढ़ा, उसका आंसर लेट सपोज आपको डी मिल गया, आप साथ साथ चले गए, इस पे जाके डी पुट कर दिया। तो पहला तरीका तो OMR शीट फिल करने का ये होता है, बहुत से बच्चे इसको फॉलो करेंगे। मगर अगर मेरे शागिर्द हो ना, थोड़ा सा डेयरिंग करो। डेयरिंग इसलिए करूंगी मेरा बेटा, इसमें आपका टाइम बहुत जाया होगा। इसमें आप पहला MCQ पढ़ोगे, फिर OMR शीट उठाओगे, फिर दूसरा MCQ पढ़ोगे, फिर OMR शीट उठाओगे, तीसरा MCQ पढ़ोगे, फिर OMR शीट उठाओगे। इससे आपका टाइम बहुत वेस्टेज होगा। अगर पर MCQ भी आपके 10 सेकंड आया होने, पर MCQ भी, तो जरा 10 सेकंड को 40 MCQ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितने आपके MCQ आए होंगे? 400 सेकंड। 400 सेकंड का मतलब क्या, 4 से 5 मिनट खाली आपको OMR शीट के ऊपर टिक करने के ऊपर जाया हो रहे हैं। क्योंकि बार बार आप पेपर साइड पे रखोगे, OMR शीट पे जाओगे, बार बार पेपर उठाओगे, OMR शीट पे जाओगे, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले कोशिश करें, अगर आपके पास टोटल मिनट्स, अगर आपको MCQ सॉल्व करने के लिए टोटल मिनट्स 40 गिवन है, सही है ना, कोशिश करें अपने पास टाइम वॉच, आपके पास घड़ी हो, घड़ी के अंदर जैसे ही आपके 28 मिनट पूरे हों, 28 मिनट, मैंने फिर कहा 28 या 25 मिनट, जैसे ही आपके 25 मिनट पूरे हो, कोशिश करें 25 से 28 मिनट के अंदर तमाम MCQ सॉल्व कर लें। मेरा बेटा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है 10 मिनट में सारे MCQ सॉल्व कर लेते हैं, सही है ना। ये बात ये मुझसे मत कहिएगा सर कैसे सॉल्व होंगे 28 मिनट में। बेटा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो 28 मिनट में इजीली सारे क्वेश्चन कर सकता है, कोई उसमें मसले की बात नहीं है। तो कोशिश ये करें, ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत काम की है। कोशिश ये करें कि 25 मिनट्स के अंदर अंदर तमाम MCQs को पहले सॉल्व कर लें इस तरीके से। फिर एक ही बार OMR शीट उठाएं, फिर एक ही बार OMR शीट उठाएं, और बारी बारी देखते देखते, बार बार MCQs चेक करते करते उनके सीक्वेंस वाइज आंसर पुट करते जाएं, आंसर हाईलाइट करते जाएं। ये वाली स्ट्रेटेजी हमेशा कामयाब होती है बेटा। जब हम एप्टीट्यूड के बैचेस पढ़ा रहे होते हैं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते बेटा, मैं कराची के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर एप्टीट्यूड पढ़ा रहा होता हूं, इसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल साइट पे पढ़ा रहा होता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एप्टीट्यूड हो, इंटरमीडिएट हो, सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे डाला हुआ है। सो द पॉइंट इज दैट कि यार जो बच्चे मुझे जानते हो जानते होंगे कि भाई मैं अपने बच्चों को एप्टीट्यूड साइड पे स्ट्रेटेजी बताता हूँ। स्ट्रेटेजी सेकंड नंबर वाली होती है, क्योंकि सेकंड नंबर वाली स्ट्रेटेजी में आपका टाइम कम वेस्ट होता है। आपने सबसे पहले MCQs का कंप्लीट पेपर सॉल्व करने, जो आपको MCQs का पेपर दिया जाएगा उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लें, और उनके आंसर्स मार्क कर ले अपने पास, जल्दी जल्दी के ऑप्शन एक टिक कर लें। और फिर आप OMR शीट एक ही बार उठाओ, एक ही बार उठाओ, ताकि बार बार उठाने के जो आपका टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो। उसके बाद डायरेक्टली आप इसको पिन करना स्टार्ट करो। 3 का आंसर देखो, जैसे A आ रहा है, मैंने फौरन से टिक कर दिया। फिर मैंने देखा 4 का आंसर B है, तो मैंने अपनी आंखें खोल के 4 का B है, यहाँ पे 4 पे गया, 4 के B के ऊपर जाके हाईलाइट कर दिया। सही है, तरीके से हाईलाइटिंग करनी है, हाईलाइट करने में मसला नहीं होगा। अच्छा, 5 का आंसर क्या आ रहा है, C आ रहा है मेरा बेटा। 5 का आंसर क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से C आ रहा है, तो 5 के C पे जाके मैंने टिक कर दिया। 6 का आंसर D आ रहा है, 6 का आंसर D हो गया मेरा बेटा, क्लियर है। 7 का आंसर A आ रहा है, 7 के A पे टिक कर दिया। लेट सपोज 8 का आंसर भी D आ रहा है, 8 के D पे टिक कर दिया। 9 का आंसर B आ रहा है, 9 के B पे टिक कर दिया। 10 का आंसर C आ रहा है, 10 के C। देखो मेरा बेटा, ये जो मैंने सेकंड वाला तरीका बताया, इससे देखो कितनी जल्दी मेरे MCQ टिक हो रहे होंगे। वाइल अगर मैं बार बार MCQs पढ़ूं, फिर टिक करूं, फिर MCQs पढ़ूं, फिर टिक करूं, फिर इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस तरीके से जल्दी से इस पर्टिकुलर शीट को सॉल्व कर सकते हो। बेटा OMR शीट को सॉल्व करते हुए बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत अपने आप को बेसिक सेंसेस में रहना जरूरी होता है। तो ये वो एक गाइडेंस वीडियो थी जो मैंने आप सोचा आप तक शेयर करूं, और मैं तमाम इंटरमीडिएट के बच्चों को बात बताऊं, बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नई चीज नहीं है। आप कल को एप्टीट्यूड साइड पे भी इस चीज को, इस काम को परफॉर्म करोगे। IB तो आज भी अपना जो टेस्ट लेता है OMR शीट पे लेता है, क्लियर है मेरा बेटा। कराची यूनिवर्सिटी OMR शीट पे लेता है, MCAT वाले OMR शीट पे दे रहे होते हैं टेस्ट। तो पॉइंट इज दैट, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, चिल मारो, रिलैक्स मारो, अपने पेपर के ऊपर पढ़ाई करो ज्यादा से ज्यादा, और मेहनत करो बहुत अच्छे तरीके से। माँ बाप की दुआएं लो, जितनी ज्यादा आप दुआएं लोगे बेटा अपने बड़ों की, इंशाल्लाह पेपर आपका उतना अच्छा होगा। कोशिश करो MCQs के लेक्चर्स को कवर अप करो। इनफैक्ट मैं आजकल बैठ के भी फर्स्ट ईयर के डिटेल लेक्चर्स बना रहा था MCQs के, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन वो भी पोस्ट कर दूंगा। सेकंड ईयर के डिटेल MCQ लेक्चर मैंने पहले ही पोस्ट करे हुए हैं फॉर मैथ्स, और तमाम कॉलेजेस के पेपर में पोस्ट किए हुए मैंने। अच्छा, इसके अलावा एप्टीट्यूड साइड पहले मैंने पढ़ाई हुई, तो किसी कोचिंग सेंटर जाके एप्टीट्यूड पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोचिंग माफिया के खिलाफ हमारा पैगाम चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो बेटा ये वीडियो लेक्चर बाखुदा मैंने सिर्फ एक गाइडेंस के लिए बनाया है आप लोगों के लिए, तो आपने लेक्चर खुद भी देखना है। ये लेक्चर अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने जानने वालों से भी शेयर करना है। इस वीडियो लेक्चर का काम करता हूँ इस बात के ऊपर कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको किसी में कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।